नमस्कार दोस्तों, कहानी हम सब की में आप सबका प्यार भरा स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, अच्छे ही रहना। तो दोस्तों, पार्ट 1 में हमने निकिता के स्कूल एजुकेशन और हाई एजुकेशन के बारे में उनसे जाना। तो चलिए आज जानते हैं उनके यूनिवर्सिटी एजुकेशन और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में। When I went to the university department to take the form for filling up for the entrance exam, वो जो क्लर्क साहब थे वहाँ पे फॉर्म देने वाले जी। उन्होंने बिल्कुल जब ये जाना कि मैं ब्लाइंड हूँ तो बोलते अरे आप यहाँ क्या करने आए हो, आपको तो हम ये फॉर्म नहीं दे पाएंगे। तो मैंने कहा क्यों, कहीं लिखा है कि ब्लाइंड को आप फॉर्म नहीं दोगे? नहीं ये कोर्स आप कैसे करोगे, कोई भी ब्लाइंड ये कोर्स नहीं करता। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, कोई भी ब्लाइंड अगर ये कोर्स नहीं करता तो मैं कर लूंगी, उसमें क्या है। तो नहीं आप कैसे करोगे, आपको तो एंट्रेंस एग्जाम भी नहीं देने देंगे। सो दिस डायलॉग वाज रिपीटेड एट एवरी लेवल और एवरी हायरार्की इन द यूनिवर्सिटी। देन आई वेंट एंड मेट द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, ठीक है, जो सीनियर मोस्ट थी वहाँ पे। उनको जब मैंने समझाया कि मैं ये कोर्स करना चाहती हूँ, आई वांट टू गिव द एंट्रेंस एग्जाम, so she was very skeptical and she said कि नहीं, मतलब आप तो ये कर ही नहीं सकते, ये कोर्स भी नहीं कर सकते और एंट्रेंस भी नहीं दे पाओगे। तो मैंने कहा मैं क्यों नहीं दे पाऊंगी, because you're blind. I said so let me decide, you know. So very humbly I had to convince her. So after a great deal of convincing for about half an hour or so, she said ठीक है, we can allow you to give the entrance exam but without any concession. जो क्वेश्चंस दूसरों के लिए है, इंक्लूडिंग द विजुअल रिलेटेड क्वेश्चंस, वही सब आपके लिए भी होंगे। आपको राइटर दिया जाएगा, लेकिन आपके लिए एक नहीं 2 इन्विजिलेटर्स होंगे। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, बिकॉज दे विल लाइक कि आप राइटर की मदद से वरना ये पेपर पास कर लोगे। तो मैंने कहा नहीं ये नहीं होगा, बट यस आई डोंट माइंड, आपको जो पाबंदियां मुझ पे लगानी है, जो कंडीशंस लगानी है आप कर लीजिए, मैं नहीं डरूंगी, बट मुझे ये एग्जाम देने दीजिए। So ऐसे with great deal of difficulty I had only 15 days to prepare for the entrance exam. And उसमें फिर मेरी स्ट्रैटेजी काम आई कि जो चीजें मैं नहीं कर पाऊंगी एग्जाम में, like the visual ones, उन पे मैं ध्यान ना दूं, बट मेरी जो बाकी स्ट्रेंथ वाली चीजें जैसे इंग्लिश हो गई, रीजनिंग हो गई, व्हाटएवर, सो उसको मैं इतना पक्का करूं कि वो कॉम्पनसेट करे फॉर द थिंग्स दैट आई कैन नॉट डू। ऑलराइट। एंड 15 days आई प्रिपेयर्ड, आई गेव माय एग्जाम एंड ऑफ कोर्स मेरे 2 सुपरवाइजर्स भी थे, एक लेफ्ट में एक राइट में। ओह माय गॉड। ओके, सो बट देन फॉर्चुनेटली मैंने वो एग्जाम को सक्सेसफुली क्लियर किया, so much that I could get an admission in the college of my choice, which was in Mulund again, Mulund College of Commerce. Again, admission. Once again, a round of applause, Nikita. I can't stop myself, please. I just can't stop myself. Sure. But let me tell you, the story did not end here. The challenge did not end here. अच्छा। ये एंट्रेंस एग्जाम तो स्टार्टिंग पॉइंट थी। ओके, दैट वाज द फर्स्ट चैलेंज। सो जब मैं कॉलेज की एडमिशन के लिए फॉर्म लेने गई, द सेम स्टोरी रिपीटेड। ओके, बट एनीवेज, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आई सॉर्ट ऑफ कन्विंस्ड द डीन कि आप मुझे अपॉर्चुनिटी दे दीजिए, ये एडमिशन मुझे दे दीजिए फॉर डूइंग दिस कोर्स, एंड इफ यू फील बाय द एंड ऑफ द ईयर कि मैं ये कोर्स नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि उनका कंसर्न ये था कि आप ब्लाइंड हो, अगर आप ये कोर्स पास नहीं कर पाओगे तो हमारे कॉलेज का 100% रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो ठीक है, इट वाज अ वैलिड कंसर्न, हर एक के अपने वैलिड कंसर्न होते हैं। सो आई सेड ठीक है, अगर मैं इस फर्स्ट ईयर के एंड तक अगर मैं ये एग्जाम, अब ये कोर्स को ठीक से नहीं कर पाई, तो मैं खुद एडमिशन विड्रॉ करके अपने आर्ट्स स्ट्रीम में वापस चली जाऊंगी। बट अगर आपको लगता है कि मैं कंटिन्यू कर पाऊंगी तो आप मुझे बता दीजिएगा, आई विल पे द फी फॉर द सेकंड ईयर। Okay, all right. With this condition we started, and देखिए टेस्ट तो क्या होता है कि सच्चाई का टेस्ट हर जगह होता है, राइट? तो जो पहला मेरा लेक्चर था, जो फर्स्ट डे फर्स्ट शो जिसे कहते हैं हम कॉलेज में, एनी गेसेस वो कौन सा लेक्चर था? अकाउंट्स। एब्सोल्युटली करेक्ट। सो जिस सब्जेक्ट के वजह से मैंने 2 साल आर्ट्स की पढ़ाई की,
या कॉमर्स को नहीं लिया, वही सब्जेक्ट से मेरी बीएमएस की शुरुआत हुई थी। और फॉर 10 सेकेंड आई वाज फ्रीज कि मैं क्या करूं। ये तो मैंने चैलेंज तो ले लिया, बट अल्टीमेटली ह्यूमन बीइंग ना, फियर तो होता ही है। तो 10 seconds आई वाज फ्रीज, क्या किया जाए, बट देन आई सेड नथिंग टू इट। नाउ दैट आई हैव प्लंज्ड इनटू इट, अब मुझे पीछे नहीं हटना। तो I was very clear कि मैं इस क्लास में, इस सेशन में, चाहे मुझे कुछ समझ आए या ना आए, क्योंकि कई बार प्रोफेसर जो है वो ब्लैक बोर्ड पे बताते हैं ना, नंबर्स हैं तो वो लिखते हैं। तो अगर मुझे कुछ समझ आए या ना आए, लेकिन मैं इसमें 100 नहीं 200% अटेंशन दूंगी। So at the end of my first lecture, my accounts professor, Madam Anuradha, who is even a mentor to me today as well. She came to me and she, जैसे बड़े प्यार से उन्होंने मेरे सिर पे अपना हाथ रखा और मुझे कहा कि बेटा, I know that you have a challenge, you cannot see, but don't worry, I also know that this subject is going to be extremely difficult for you, but I will do whatever best that I can to help you understand this subject. उनका इतना बोलना ही मेरे लिए बहुत था। And you won't believe, Manish ji, we invented ways to understand balance sheet etc. मतलब वो क्लास के बाद वो मुझे पर्सनल टाइम देती थी, कभी उतने घर पे, कभी कॉलेज में, and she would actually explain me the entire format on my hand. यहाँ क्रेडिट, यहाँ डेबिट, ये एसेट, ये लाइबिलिटी, और इसके नीचे ये आएगा, इसके नीचे, so it was so easy for me to understand. Of course चैलेंजिंग सब कुछ था, बट एक एक करके वो जो उलझने थी वो सॉल्व होती गई। और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेमेस्टर मेरा क्वेश्चन पेपर हालांकि सेम ही था, देयर वाज नो डिफरेंशिएशन, लेकिन वो कॉन्सेप्चुअली इतना मैं फर्म हो गई थी दैट आई वाज द फर्स्ट रैंक होल्डर इन माय क्लास इन दैट सब्जेक्ट। मुझे आज भी याद है कि मुझे उस सब्जेक्ट में आई थिंक 90 to 100 मिले थे। सो दैट वाज अ वेरी बिग कॉन्फिडेंस बूस्टर टू मी। तो चलता रहा, जर्नी वेंट ऑन। चैलेंज एक बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, मैंने भी कॉमर्स किया है एंड अकाउंट्स वाज वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट। वाओ। अकाउंट्स में 11th 12th में, और मैंने फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी करना चाहा था। आपको सिर्फ एक सेमेस्टर किया था उसका, लेकिन उसमें भी मुझे अकाउंट्स में ही सबसे ज्यादा मार्क्स थे। आई स्कोर्ड 96 आउट ऑफ 100। अमेजिंग। लेकिन निकिता, आपकी बात आज सुनने के बाद मैं अपने आप से यही कह रहा हूँ कि आई कुड हैव स्कोर्ड 100। 96 वाज नथिंग। निकिता, आई पता नहीं, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ। जो आप मुझे आपकी कहानी बता रहे हो, I am kind of absolutely blank in my mind, and I'm awe-inspired. Thank you so much. I am feeling truly humbled, Manish ji. Thank you so much. और मैं मतलब हमेशा अपने आप को I fill myself with gratitude towards everything that happens, whether challenging or easy for me. Because अगर challenges हैं तो वो भी हमें strong ही बनाते हैं, right? बिल्कुल। तो बीएमएस में फिर अल्टीमेटली ऐसा हुआ कि नेक्स्ट ईयर मुझे निकालना तो क्या ही था। दे वर सो हैप्पी विद मी। आई गॉट द बेस्ट। बिल्कुल। या सो आई गॉट द बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड। आई वाज क्राउन्ड मिस एमसीसी। एंड फाइनल ईयर जो यूनिवर्सिटी का एग्जाम होता है, उस यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में फिर मैंने अपना बीएमएस का जो फाइनल ईयर है उससे अपने कॉलेज में टॉप किया। आई गॉट द फर्स्ट रैंक। और मुझे फर्स्ट रैंक से ज्यादा खुशी इस बात की है, मनीष जी, एंड आई रियली थैंक गॉड फॉर इट, दैट मेरे बाद आई वाज द फर्स्ट ब्लाइंड स्टूडेंट प्रोबेबली इन इंडिया टू हैव डन बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। और मेरे बाद बहुत सारे और ब्लाइंड बच्चों के लिए ये अपॉर्चुनिटी का दरवाजा खुला। सो एंड दिस वाज प्रोबेबली वन ऑफ माय इंटेंशंस आल्सो, कि मैं अपने लिए तो करूं ही करूं, बट मैं बाकियों के लिए भी करना चाहूंगी। एंड देन जब ये हो गया ना, देन आई थॉट नाउ देयर इज नथिंग दैट कैन स्टॉप मी फ्रॉम studying to whatever level I want. So then I went on to do my MBA. I did it from Jamnalal Bajaj Institute. Amazing. And currently I'm pursuing my PhD. I've completed the first year.
और मेरी पीएचडी का टाइटल भी इट्स रिलेटेड टू डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, and in fact it's about the employment and inclusion of visually impaired employees in the organization and their growth. So wow, this is outstanding. This is outstanding. Thank you. So this has largely been the academic side. फिर तो you can ask me. I have been talking a lot, but you can ask me. मैं हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे आपने यूनिवर्सिटी कंप्लीट की एंड फिर किस तरह से आगे प्रोफेशनल वर्ल्ड में आपने एंट्री की, और जैसे कॉलेज में चैलेंजेस आए थे कि कोई बिलीव नहीं कर रहा था कि आप ये कर पाएंगे, किस तरह से प्रोफेशनली आपकी उस एरिया में एंट्री हुई और कैसे वो सफर रहा आपका? श्योर, राइट। तो मनीष जी, अगेन आपने एक बहुत ही क्लोज टू माय हार्ट एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने मुझे पूछा है अबाउट माय प्रोफेशनल जर्नी। तो हाउ डिड आई स्टार्ट? सो बेसिकली अभी मैं सबको बता दूं कि मैं पिछले 13 सालों से बैंक ऑफ बड़ौदा, जो कि इंडिया का एक बहुत ही जाना माना वेरी रिस्पेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन है, बैंक है, मैं वहां पर वर्क कर रही हूँ। और बैंक ऑफ बड़ौदा में मेरी अपॉइंटमेंट हुई थी कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू। अच्छा। अगस्त 2009 में जब मैं अपने MBA में फाइनल ईयर में थी जमनालाल बजाज से, तो मैंने HR में स्पेशलाइज किया था, ह्यूमन रिसोर्स में, राइट। तो बैंक ने मुझे एज मैनेजर HR करके स्पेशलिस्ट रिक्रूट किया 2009 में। और बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी रही है मेरी अभी तक। इनफैक्ट लेट मी आल्सो से दैट बैंक ऑफ बड़ौदा इज वन ऑफ द ग्रेट प्लेस टू वर्क, सिर्फ हमारे लिए नहीं बट सबके लिए ही। और तो कैसा था कि जब मेरा जब इंटरव्यू हो रहा था मनीष जी, कैंपस पे सीनियर टीम आई थी बैंक की इंटरव्यू के दौरान, तो दे वर एक्चुअली अमेज्ड कि कैसे एक ब्लाइंड लड़की जो है वो काम कर सकेगी बैंक में, या कैसे वो MBA कर रही है। तो इट वाज अ वेरी इन डेप्थ इंटरव्यू। अच्छा। और उन्होंने मुझे बहुत नॉलेज बेस पे बहुत क्वेश्चंस पूछे। अच्छा। ठीक है। और फिर समवेयर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द इंटरव्यू आई गॉट एन इंडिकेशन कि शायद वो मुझे सिलेक्ट कर लेंगे। अच्छा। तो एक बात मैं यहाँ पे जस्ट मेंशन करना चाहूंगी सभी सुनने वालों के लिए कि देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो एक पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है, और गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से कुछ परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन या कोटा जो होता है रिक्रूटमेंट में, वो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए रखना होता है। ओके। और मैं ये चीज जानती थी, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मन में एक और चीज चल रही थी जो मैं आपको अब बताऊंगी। तो इंटरव्यू में टुवर्ड्स द एंड जब एक क्वेश्चन पूछते हैं ना कि क्या आप हमें कुछ पूछना चाहते हैं, तो मुझसे भी यही क्वेश्चन पूछा। और मैंने बिल्कुल हाथ जोड़ के उस पैनल से कहा कि मेरा ये क्वेश्चन है कि आप अगर मुझे रिक्रूट करेंगे बैंक में, तो क्या आप मुझे इसलिए रिक्रूट करेंगे कि मैं ब्लाइंड हूँ और आपका वो रिजर्वेशन कोटा आप फिल कर पाएंगे, या फिर आप मुझे मेरे मेरिट या मेरी काबिलियत की वजह से ब्लाइंडनेस को ना ध्यान में रखते हुए मुझे रिक्रूट करेंगे। तो उनमें जो सबसे सीनियर थे सर, उन्होंने मुझे पूछा कि आप हमसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं, राइट। तो मैंने कहा देखिए, अगर तो आप मुझे मेरी ब्लाइंडनेस की वजह से रिक्रूट कर रहे हैं कि चलो आपका भी एक कंप्लायंस हो जाएगा और एक ब्लाइंड लड़की को जॉब मिल जाएगी, तो मैं बिल्कुल हाथ जोड़ के अभी आपको कह देती हूँ कि मैं ये जॉब नहीं ज्वाइन करूंगी और आप किसी और को देख सकते हैं। या बट अगर आप मुझे सिर्फ मेरी मेरिट के वजह से और आपको ये लगता है कि मैं आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार काम कर पाऊंगी, उसके लिए रिक्रूट कर रहे हैं, तो मैं बिल्कुल बहुत खुशी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करूंगी। तो क्या जवाब था? तो जवाब ऐसा था मनीष जी कि वो पैनल ने मुझे स्टैंडिंग ओवेशन दिया एंड दे सेड कि बिल्कुल हम आपको प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम आपकी रिक्रूटमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी मेरिट पे कर रहे हैं, और अभी ही नहीं बट कभी भी आपको बैंक में
ये फेस नहीं करना पड़ेगा कि यू आर ब्लाइंड एंड यू नो आप ये कर सकते हो या ये नहीं कर सकते हो। सो वो ब्लाइंडनेस वाला फैक्टर कभी भी आपकी कंसिडरेशन में नहीं हम आने देंगे। एंड आई एम सो हैप्पी एंड आई फील प्राउड कि मैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हूँ जिसने उस बात को आज तक कायम रखा, और आई होप कि आगे भी यू नो इसी तरह वो कायम रहे। इस ऑर्गेनाइजेशन को भी सलाम। बिल्कुल, डेफिनेटली आई वुड डेफिनेटली से दैट सभी मेरे जो सीनियर्स रहे हैं, कॉलीग्स रहे हैं, इवन जो मेरे जूनियर्स हैं, राइट फ्रॉम यू नो एनी कैडर जो भी मेरे संपर्क में आए हैं, मैं सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। तो मेरी जो बैंक में जर्नी शुरू हुई, पहले 6 साल मैं कॉर्पोरेट एचआर डिपार्टमेंट में पोस्टिंग मेरी रही। ऑब्वियसली चैलेंजेस तो बहुत आए। शुरू में तो लोगों को ये भी अवेयरनेस नहीं थी कि मैं कंप्यूटर कैसे यूज करूंगी या यू नो मोबाइल कैसे यूज करूंगी। तो मैंने ही फिर इंट्रोड्यूस करवाया बैंक को ये एक सॉफ्टवेयर, स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर जिसे कहते हैं जॉज। अच्छा, है ना? अच्छा। तो ये सॉफ्टवेयर जो होता है बेसिकली ये कंप्यूटर पे, आप जो कंप्यूटर स्क्रीन पे देखते हैं वो सॉफ्टवेयर पूरी तरह से पढ़ के बताता है, बोलता है। अच्छा। तो मान लीजिए अगर आप ए टाइप कर रहे हैं या आपने अपना नाम टाइप किया मनीष, MAN, जो भी आप टाइप करेंगे वो एग्जैक्टली वो स्पीच आउटपुट देता है। ठीक है, तो अच्छा। उसके हिसाब से हम आज पूरी तरह से कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, नॉर्मल कंप्यूटर को यूज कर सकते हैं सिर्फ वो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके। अच्छा। इनफैक्ट मनीष जी, मेरे को तो स्क्रीन की भी जरूरत नहीं है, बस मुझे ईयरफोन या स्पीकर दे दीजिए, आप मॉनिटर उठा के ले जाइए तो भी मैं काम कर पाऊंगी। और मैं आपको बताऊं एक बात, एक बार हमारे ऑफिस में कुछ हमें बहुत अर्जेंटली कुछ एक फाइल भेजनी थी और मेरी कॉलीग का मॉनिटर नहीं चल रहा था। ठीक है, तो मैंने उसके पीसी पे यू नो अपना सॉफ्टवेयर किसी तरह इंस्टॉल किया और मैंने उसके पीसी से वो ईमेल भेजी। इट वाज अ फनी एंड एन अमेजिंग मोमेंट कि यार मॉनिटर खराब हो गया लेकिन काम हो गया। क्या बात है। मतलब देखिए, एक चीज साबित हो गई कि आप जो कर सकते हो वो इस दुनिया में और कोई नहीं कर सकता। क्या बात है। ये तो मैं नहीं कहूंगी लेकिन क्या मतलब वो डेफिनेटली यू नो एडवर्सिटी अपॉर्चुनिटी में बदल जाती है, ऐसा मैं बहुत स्ट्रांगली मानती हूँ। एब्सोल्युटली। तो मेरे को काफी इंपॉर्टेंट असाइनमेंट्स मिलती रही और कुछ चैलेंजिंग भी रहा, क्योंकि कई बार जब आपका संपर्क किसी भी न्यू व्यक्ति से होता है, चाहे वो आपका बॉस हो या वो आपकी कॉलीग्स हो, टीम मेंबर्स हो, तो आपको हमेशा कुछ टाइम लगता ही है प्रूव करने में, उनका विश्वास जीतने में कि आप अलग नहीं हो, यू नो। तो 6 साल की कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस के बाद जब मैंने ऐसा सुना कि यू नो लोग कहीं ना कहीं ऐसा फील कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है ना, तो ट्रांसफर्स होते हैं हर 3 साल में ट्रांसफर होते हैं। तो मेरे लिए ऐसा फील कर रहे हैं, या मुझे खुद, चलो दूसरों का तो सोच की बात नहीं है, लेकिन मैं खुद भी ये सोचती थी कि अब मुझे कॉर्पोरेट ऑफिस से हट के थोड़ा ग्राउंड लेवल पे जाना चाहिए, यू नो, एचआर में थोड़ा सा, और जो ब्रांचेस वगैरह हैं वहाँ की जो इश्यूज हैं उसको सॉल्व करना चाहिए। ओके। तो हमारे बैंक में रीजन्स होते हैं, रीजनल ऑफिसेस होते हैं, वहाँ पे एचआर हेड की या एचआर फंक्शनरी की पोजीशन होती है। तो मैंने फिर अपने सीनियर से कहा कि अब मुझे वो एक्सपीरियंस चाहिए। तो मेरे जो कुछ सीनियर्स थे जो थोड़े यू नो फादरली फिगर कह सकते हो, प्रोटेक्टेड जो थे, वो कहते थे कि अरे क्यों वहाँ पे तो तुम्हें बहुत मुश्किल होगी, हर तरह का काम होता है, ब्रांच विजिट करनी पड़ती है, यूनियन से डील करना पड़ता है, या हर किस्म के लेबर अथॉरिटीज होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, कैसे करोगी तुम वहाँ, अगर कोई काम नहीं कर पाई, तुम्हें दिक्कत आ गई। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर मैं कर पाऊंगी तो मुझे कम से कम एक्सपीरियंस तो करने दीजिए, मुझे जानने तो दीजिए कि मैं नहीं कर पाऊंगी। तो उस हिसाब से फिर मेरी ट्रांसफर हुई। और एक और चीज बता दूं मनीष जी, मेरा उसी दौरान मेरी प्रमोशन भी हुई थी, तो मैनेजर में मेरी रिक्रूटमेंट हुई, तो सीनियर मैनेजर और फिर चीफ मैनेजर में मेरी प्रमोशन हुई 2015 में। और तभी मैंने रीजनल एचआर का प्रोफाइल तो लिया ही लिया, साथ ही साथ मैंने आउट ऑफ मुंबई ट्रांसफर भी मेरा हुआ। आउट ऑफ मुंबई? बिल्कुल, क्योंकि प्रमोशन में आमतौर पे आपका जो है स्थानांतर होता है, ट्रांसफर होता है, और जैसे जैसे आपकी पोस्ट बढ़ती है आपको डिफरेंट ज्योग्राफिकल एक्सपीरियंस
लेना आवश्यक होता है। राइट। तो मेरा ट्रांसफर दिल्ली हुआ। तभी बहुत एक डायलेमास होते थे। देखिए गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अनुसार मैं बीइंग ब्लाइंड मैं एग्जेम्प्टेड हूँ इस ट्रांसफर से। राइट बट मैंने ये सोचना नहीं है कि मैं ब्लाइंड हूँ और ना ही अपने आप को कोई अलग ट्रीट करना है। तो जो डिस्कम्फर्ट या जो एक्सपोजर दूसरे लेते हैं वो ही मैंने भी सोचा कि मैं भी लूंगी। तो जब मेरा ट्रांसफर हुआ तो मैं खुशी खुशी गई। हालांकि कई लोगों ने मुझे कहा भी कि क्यों जा रही हो, तुम तो एग्जेम्प्टेड हो। ऐसे नहीं, जब मैं प्रमोशन चाहती हूँ तो कम से कम मुझे आई शुड कंप्लाई विद ऑल अदर रूल्स ऑल्सो, राइट। तो मैं 1 साल के लिए दिल्ली जाकर आई। मैंने वहां पर रीजनल एचआर हेड का प्रोफाइल संभाला। अगेन बहुत चैलेंजिंग था, बहुत ज्यादा, बट उसी प्रोफाइल ने मुझे बहुत ज्यादा सिखाया भी। और मतलब यहाँ तक कि ऐसा चैलेंजिंग था कि ऑफ कोर्स जो लॉजिस्टिकल इश्यूज होते हैं नई प्लेस के वो तो होते ही हैं, बट जो लोगों का विश्वास था, न्यू कल्चर, और लोगों को लगता था अरे ये तो फुल्ली ब्लाइंड है, ये क्या यहाँ पे काम संभालेगी, ये क्या करेगी, ये तो हमें पहचानेगी भी नहीं हमारी आवाज से, या हमें देख नहीं सकती, तो इसको तो ये भी नहीं पता होगा कि हम कौन है। बट आज वही लोग हैं जो इतने सालों बाद भी कभी भी मुझे कोई इशू होता है तो मुझे हमेशा कॉल करते हैं कि मैडम आप जो कर सकते हो वो शायद हमें वो सोल्यूशन आप ही हमें दे सकते हो। तो इट्स ऑल अबाउट हाउ यू कम अक्रॉस, हाउ यू पुट योरसेल्फ। आप अपने में कितना कॉन्फिडेंस जगाते हो तो ही आप दूसरों को कॉन्फिडेंस दिला सकते हो। Absolutely. मैं हमेशा चाहती हूँ और मैं हमेशा सोचती हूँ कि अगर मैं खुद अपने आप को रिस्पेक्ट या अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं रखूंगी तो मैं कैसे एक्सपेक्ट करूंगी कि दूसरे भी रखें। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो रहा। उसके बाद फिर मनीष जी मैं मुंबई आई जी। और मैंने फिर 3 साल के लिए एक और रीजन को हेड किया जो बहुत ही डिफिकल्ट रीजन था मुंबई का, बट उसे एज एचआर हेड किया। और फिर उसके बाद मेरी सिलेक्शन हुई बैंक के ट्रेनिंग फंक्शन के लिए। So I was picked up to head the training center of the bank in Mumbai. एंड पिछले 4 सालों से मैं अब लर्निंग हेड के रूप में बैंक का ट्रेनिंग कॉलेज जो मुंबई में है उसे संभाल रही हूँ। ये जो विले पार्ले में हमारा जी एसपीटी कॉलेज, यस एब्सोल्युटली। तो विले पार्ले में मेरा लास्ट ईयर ट्रांसफर हुआ। उससे पहले जोगेश्वरी में बैंक का एक सेंटर था मुंबई में। अच्छा। तो मैं उसे संभाली थी। अब ये विले पार्ले वाला जो एसपीटी कॉलेज है ये बड़ा सेंटर है। यहाँ पे मैं एज ए लर्निंग हेड या वाइस प्रिंसिपल कहते हैं, वहाँ मैं उस पोस्ट पे अभी हूँ। Fantastic. And thank you so much. And मैं I feel happy to share with you मनीष जी कि मैं अभी एजीएम हूँ पिछले 3 सालों से। 2019 में मेरी प्रमोशन हुई और मैं बैंक में सबसे यंगेस्ट एजीएम हूँ और फर्स्ट ब्लाइंड पर्सन हूँ जो इस लेवल तक पहुँचा है। Amazing. So simply amazing. Thank you so much. And आपको बहुत बहुत बधाई ये प्रमोशन के लिए जो आपने लिए है। Thank you. Outstanding. Thank you. And I always thank my mother institution, my Bank of Baroda, for recognizing my talent or my capabilities and giving me those challenging assignments. तो अब तक तो बहुत अच्छी रही जर्नी, आगे भी अच्छी रहेगी। और इसी मेरे काम के चलते मनीष जी मैं सबसे शेयर करूं, अपने YouTube व्यूअर्स की फैमिली से शेयर करूं कि मुझे लास्ट ईयर दिसंबर में नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। I must stand up and give you that standing ovation. Thank you so much. Amazing. थैंक यू। सो ये नेशनल अवार्ड जो मुझे मिला मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की तरफ से। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस समय जो थे श्री रामनाथ कोविंद जी, उनके कर कमलों से, उनके हाथों मुझे ये अवार्ड मिला। इन द कैटेगरी ऑफ बेस्ट एम्प्लॉय फिजिकली चैलेंज्ड, मतलब विजुअली इम्पेयर्ड कैटेगरी में। बहुत बधाई हो निकिता, बहुत बधाई हो। We are so happy. Thank you so much. तो मेरे बैंक ने मुझे नॉमिनेट किया था and I received the award last year. Wow. So life has been good. It's been full of excitement, challenges, solutions, learning. तो अब तक तो मैंने आपको अपने एकेडमिक्स बता दिए, प्रोफेशनल लाइफ बता दी।
मैं और मैं जानता हूँ कि बाकी लोग भी ये बहुत, उनके मन में भी ये सवाल होगा। हाँ। कि इतनी सारी बातें आपने की एकेडमिक्स और फिर आगे प्रोफेशनल लाइफ में, आप मतलब कैसे रोजमर्रा की आपकी जिंदगी में कैसे मैनेज करते हो सारी चीजें? हम कई बार ये सोचते हैं कि मतलब जब आप देख नहीं सकते लेकिन आपको अपने आप को संभालना है, तो मतलब आपको कोई हेल्प करता है या किस तरह, कैसे ये सारी चीजें आपने मैनेज की निकिता? राइट मनीष जी, तो देखिए ऐसा है कि मैं कोशिश करके शुरू से ही मैं इंडिपेंडेंट लिविंग प्रैक्टिस करती हूँ। अच्छा। राइट। ओह। तो इसमें मैं ये बताऊंगी कि मेरी जो मदर है जी, उनका बहुत सपोर्ट रहा। अच्छा। बचपन से ही। हाँ हाँ। राइट। तो ऑफ कोर्स फादर का तो सपोर्ट एक अलग तरह से रहता है, क्योंकि वो मेरे बाहर की चीजों में मेरे को हेल्प करते थे, जैसे एजुकेशन हो गई या और जो चीजें हैं, बट जो घर वाली चीजें होती हैं, माय मदर यूज्ड टू ऑलवेज से कि यू शुड बी इंडिपेंडेंट, एंड कल को हम रहे या ना रहे, तुम्हें किसी के आगे अपने काम करने के लिए किसी की राह नहीं देखनी चाहिए। तो और उनका बड़ा अच्छा तरीका था ये। अब मुझे अच्छा लगता है, उस समय तो मुझे बड़ा गुस्सा आता था। अच्छा, क्या होता था? तो जैसे मेरी मदर मेरी बाकी जो 2 सिस्टर्स थी, उनके सारे काम कर देती थी। उनका बैग भर देना, उनकी कपट सवार देना, है ना, सारे काम कर देती थी। मेरे लिए नहीं करती थी। मुझे सिखा देती थी एक बार कि इसको ऐसा करना है, कपड़ा घड़ी करना है तो ऐसे करना है। अगर कपट अपनी सवारनी है तो ऐसे सवारनी है। एक आध बार सिखा दिया, उसके बाद मेरे लिए नहीं करती थी। अच्छा। तो मैं हमेशा उस समय तो चिढ़ती थी कि मम्मी आप पार्शियलिटी करते हो, आप मेरे लिए नहीं करते। और उसमें ना कहीं मैं बोलती नहीं थी, बट कहीं मुझे ये भी लगता था कि शायद मैं ब्लाइंड हूँ, इसलिए मुझे ऐसे करें। आई वाज वेरी स्मॉल उस समय, 7-8 साल की उम्र में ये सब फील होता था कई बार कि हो सकता है मैं ब्लाइंड हूँ, मुझे प्यार कम करते हैं इसलिए। लेकिन अब मुझे समझ आता है, और अब जब मैं बड़ी हो गई, वो मुझे कहती हैं कि मैं उस समय तुम्हारा काम इसलिए नहीं करती थी ताकि तुम खुद उसको अपने हाथ से करो, अपने हाथ से सीखो, और अपनी जो बाकी टच, फील और स्मेल और बाकी सेंसेस हैं, तुम उसे स्ट्रॉन्ग करो। राइट। तो अगर उन्होंने उस समय मेरे हाथ में सब चीजें दी होती, तो आज जो मैं अपने आप अपने चीजें करती हूँ, अपने आप तैयार होती हूँ, या अपने आप अपनी आप खुद ही सारे काम आपके आप खुद ही कर लेते हो? यस। तो जैसे एग्जांपल, कई बार मुझे लोग क्यूरियसली पूछते भी हैं कि ये ज्वेलरी आपको कैसे पता चलता है कि ये इसी का सेट है या ये इसी कलर का है? राइट। बिल्कुल। तो बिकॉज मैंने मेरे माइंड को ऐसे ट्रेन किया है कि हाथ से छू के मुझे चीजें पता चलती हैं। मैं अपनी आइडेंटिफिकेशन अपने आप समझ जाती हूँ। जैसे अगर कोई सलवार कमीज पहना है, ठीक है, तो वेदर वो चुन्नी उसी पर्टिकुलर ड्रेस की है, ये कैसे मुझे पता चलेगा? तो जब भी मैं कोई कपड़ा पहली बार लेकर आती हूँ बाजार से, या कोई मेरे लिए लेकर आता है, तो मैं फर्स्ट टाइम सिर्फ उसका कलर और उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो किसी को पूछ के अपने ध्यान में रख लेती हूँ। एंड देन सेकंड टाइम आई नो कि ये इस टेक्सचर का कपड़ा है, या इस पे ये ऐसा वर्क है, या ये लगा हुआ है, तो ये इसी ड्रेस की चुन्नी है। तो इस तरह बहुत अलग अलग आइडेंटिफिकेशन की चीजें होती हैं। कई बार तो हम हंसते भी हैं। जैसे आपको मैं बताऊं, माइक्रोवेव घर पे हम सब यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, चीजों को गर्म करने के लिए। अब अधिकतर माइक्रोवेव जो होते हैं मार्केट में, वो टच स्क्रीन वाले माइक्रोवेव होते हैं, है ना, यहाँ एक आधा बटन होता है, बट नंबर्स नहीं लिखे होते। तो हमने वो टच स्क्रीन के पास में, जहाँ पे जैसे 1 लिखा है, उसके बिल्कुल बगल में ये जो बिंदी है मैंने लगाई है, इस बिंदी को लगा दिया है। अच्छा। राइट। तो हम बिंदियों को काउंट करके जो है, अगर मुझे 4 नंबर प्रेस करना है, तो आई विल काउंट 4 बिंदीज एंड आई विल press that button. So these are some of the identification things that I do. और अभी तो ऐसा है मनीष जी कि मैं अपने ही नहीं, अपने हस्बैंड के भी कपड़ों को आइडेंटिफाई कर लेता हूं। क्या बात है। तो मेरे माइंड में हमेशा से ये रहा कि इवन इफ आई एम ब्लाइंड, मेरे जो भी रोल्स हैं, एज अ डॉटर, एज अ प्रोफेशनल, as a housewife, as a sister, yeah, whatever a normal lady is expected to do,
I should be doing all of that. Whether I need to do or not, that's a different thing. But कल को अगर मैं कुछ नहीं कर पाती, मुझे ये नहीं समझना है या मुझे ये नहीं सुनना चाहिए कि because I cannot see मैं ये particular चीज नहीं कर पाऊंगी, नहीं कर पाती, right? तो घर में भी like you know I do everything whatever is required. Of course I have my support system. Normally आजकल सभी working ladies अपना support system रखती हैं. बिल्कुल बिल्कुल. So I have my support system. There are certain unsung heroes in my life. Wow. As far as my external movement is concerned, of course mobility is one thing. लोग white cane को लेके चलते हैं independently. But मेरा ऐसा शुरू से एक रहा है कि I have traveled in my own vehicle. I have a driver who's been with me. I have other people to sort of support. And college में जैसे मैं आपको बताऊं, कई बार मेरे फ्रेंड्स थे, बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे, तो they used to fight to hold my hand. हाँ, तो मैं कभी एक दो बार अपनी वो व्हाइट स्टिक को ले गई अपने साथ कि अब मैं अकेले चलने की प्रैक्टिस करूंगी. तो मेरे 2-3 फ्रेंड्स सब आके मेरा हाथ पकड़ लेगी. नो, दिस इज आवर प्लेजर टू होल्ड योर हैंड. तो तुम अपनी स्टिक को जो है वो अभी बैग में रख दो, उसकी जरूरत नहीं है. तो आई थिंक अ लॉट ऑफ इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आप अपने आप को कितना दूसरों के लिए प्लेजेंट और सूदिंग बनाते हो. यू नो दैट helping you should not look like a burden for them. Right. It should be a pleasure for them. So this will be you know the journey. क्या बात है, क्या बात है. और फिर निकिता ये सारे काम तो आप कर लेती है, खुद ही करती है सारे. फिर आपने कहा आपके हस्बैंड के बारे में आपने कुछ बताया, तो ये कैसे ख्याल आया कि चलो, क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि अब मैं देख नहीं सकती तो शायद मुझे, जैसे आपका एक्सपीरियंस स्कूल कॉलेजेस में रहा, तो कोई मुझे एक्सेप्ट करेगा, वो क्या बातें आपके मन में थी और ये किस तरह से फिर आगे हुआ? दोस्तों, निकिता की आज की इस कहानी से हमने क्या सीखा? सबसे पहली बात तो ये कि देखिए, जीवन में हमारे कंस्ट्रेंट्स हो सकते हैं. अब ये कंस्ट्रेंट हमारे अंदरूनी कंस्ट्रेंट हो सकते हैं, जैसे निकिता के थे कि निकिता देख नहीं पाती थी. और कुछ कंस्ट्रेंट ऐसे भी हो सकते हैं जो कि एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स हो, जैसे हमने वहां पर भी देखा कि बाकी सारे लोग निकिता पर भरोसा नहीं कर रहे थे कि वो एंट्रेंस एग्जाम दे सकती है. तो हमारी लाइफ में शायद हमें ये लगता होगा कि आज तो हमारे कोई कंस्ट्रेंट है नहीं, मैं तो देख पाता हूं, सुन सकता हूं, चल पाता हूं, सोच सकता हूं, सब कुछ कर सकता हूं. लेकिन दोस्तों, जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स भी आ सकते हैं. राइड काफी बम्पी भी हो सकती है. तो सोचना नहीं है कि क्या हम इन सारी चीजों के लिए प्रिपेयर्ड हैं, क्या हमारे पास कोई स्ट्रेटेजी है, क्या हमारे पास कोई प्लान है. प्लान ए अगर नहीं काम करेगा तो क्या प्लान बी है, प्लान बी अगर काम नहीं करे तो प्लान सी क्या हमारे पास में है. इन कंस्ट्रेंट से उभर कर सक्सेसफुल बनने का, जो कि निकिता ने अपने जीवन में करके दिखाया. तो कहने का मतलब यही है कि हमें जीवन में किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार रहना है और एक माइंडसेट बना लेना है कि हम परिस्थिति के आगे नहीं झुकेंगे. निकिता को कॉलेज में एडमिशन मिल गया और उनका पहला ही जो क्लास था, पहला ही जो लेक्चर था, वो अकाउंट्स का लेक्चर था. और लेक्चर खत्म होने के बाद निकिता ने अपनी एक प्रोफेसर के बारे में जिक्र किया था, अनुराधा मैडम. अनुराधा मैडम उनके पास आई, उनके सर पर हाथ रखा और उन्हें बहुत कॉन्फिडेंस दिलाया. और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने निकिता के लिए अलग से वक्त निकाला उन्हें पढ़ाने के लिए और एक अलग तरीका भी खोज निकाला उन्हें अकाउंट्स पढ़ाने के लिए. जैसे उन्होंने कहा कि हाथ में प्रॉफिट एंड लॉस बना करके, बैलेंस शीट बना करके उन्हें सिखाया. आज भी निकिता उन्हें अपना मेंटोर मानती है. अपनी सक्सेस के पीछे उनको सबसे बड़ा श्रेय निकिता देती है. तो ऐसे कई बच्चे होते हैं जिनको ये इस तरह के एक्स्ट्रा अटेंशन की जरूरत होती है. ये जरूरी नहीं कि वो डिसेबल्ड ही हो, ये किसी भी बच्चे को जरूरत हो सकती है. तो एज अ टीचर ये हमारा फर्ज बनता है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इन बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ाएं और उन्हें जो भी एक्स्ट्रा हेल्प या एक्स्ट्रा अटेंशन की जरूरत हो वो हम उन्हें दें. मैं सबसे पहले तो अनुराधा मैडम को सैल्यूट करूंगा जिन्होंने ये काम कर दिखाया. और मैं
जितने भी हमारे टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, सभी से ये अपील करना चाहूंगा कि हम इन बच्चों को जिस भी चीज की जरूरत है वो हम उन्हें दें, हमारा नॉलेज, हमारा केयर, हमारा प्यार, हमारा एक्स्ट्रा अटेंशन, क्योंकि हम सिर्फ इन बच्चों को किताबी ज्ञान नहीं दे रहे हैं, हम इस देश का भविष्य बनाते हैं जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं। दोस्तों, हमारा इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाता है और हमने हमारे इतिहास में भी देखा है, जैसे आचार्य चाणक्य थे जिन्होंने चंद्रगुप्त को बनाया। हमने देखा है द्रोणाचार्य के बारे में, द्रोणाचार्य और अर्जुन और सारे पांडव और कौरव। हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ऐसे कई सारे नाम सामने आते हैं जिन्होंने ये काम कर दिखाया है और देश का भविष्य बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो हम सब आज यही सीखें यहां से कि हम बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करते हैं देश के भविष्य के लिए। तो मेरी सारी टीचर्स से यही अपील है कि हम इसे सिर्फ एक प्रोफेशन या एक जॉब की तरह ना देखें, बल्कि इसे हम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक मिशन की तरह लें और इसे निभाएं। निकिता ने अपने BMS की स्ट्रगल के बारे में हमें बताया। काफी मेहनत की उन्होंने और पहली ब्लाइंड स्टूडेंट बनी जिसने BMS क्लियर किया। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने क्लियर किया, इसके बाद कई सारे दूसरे जो ब्लाइंड स्टूडेंट्स थे उनके लिए भी BMS करने का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया। और इतना ही नहीं दोस्तों, आज भी निकिता PhD कर रही है और PhD में इसी विषय पर काम कर रही है, which is diversity and inclusion of visually impaired in the mainstream. And this is exactly what heroes do. वो खुद तो मेहनत करते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ कई औरों के लिए चीजें बहुत आसान बना देते हैं। निकिता ने अपने बैंक ऑफ बड़ौदा के इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में बताते हुए हमसे ये कहा था कि उन्होंने जो वहां पर इंटरव्यू के लिए पैनल बैठी थी, उनसे ये कहा था कि यदि वो उन्हें उनकी डिसेबिलिटी की वजह से नौकरी दे रहे हैं तो उन्हें वो नौकरी नहीं चाहिए, लेकिन अगर उनकी एबिलिटी की वजह से दे रहे हैं तब तो वो खुशी खुशी इस नौकरी को स्वीकार कर लेंगी। दोस्तों, हम जब भी कभी किसी को शारीरिक या मानसिक रूप से डिसेबल्ड जो होते हैं उनको जब देखते हैं तो एक साधारण सी बात है कि हमारे अंदर एक सहानुभूति का भाव आ जाता है और हमें यह लगता है कि ये हमसे कमजोर है, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। देखिए, भगवान जब किसी को कोई एक शक्ति कम देता है ना, तो और कई शक्तियां उस इंसान को दे देता है जिससे वो हम जिस तरह से काम करते हैं उसी तरह से काम कर पाते हैं। तो दोस्तों, हमें यही ध्यान में रखना है कि हम इनको कमजोर ना समझें और एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाएं इनके लिए, और जहां कहीं भी इनको जरूरत हो हम उनकी मदद करें। निकिता इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है। एक बात नोट करने लायक है और वो ये कि निकिता ने हमेशा यही चाहा कि उन्हें भी नॉर्मल इंसान की तरह ही ट्रीट किया जाए। उन्होंने अपनी डिसेबिलिटी को कभी भी अपना एक्सक्यूज नहीं बनाया या उसे एक क्रच की तरह यूज नहीं किया। हालांकि हम सब जानते हैं कि बैंक में इस तरह का प्रावधान है कि अगर कोई डिसेबल्ड है तो उनको ट्रांसफर ना दी जाए, या बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनमें उनको सहूलियत दी जाए। दोस्तों, हम कई बार छोटी छोटी बातों को लेकर के एक्सक्यूज दे देते हैं कि इसकी वजह से मैं ये नहीं कर सकता, या कई बार बहुत सारी बातें आसानी से पा लेने के लिए हम छोटी छोटी बातों का एक्सक्यूज दे देते हैं। लेकिन एक्सक्यूज और सक्सेस ये कभी साथ नहीं चल सकते। अगर सक्सेस चाहिए तो हमें एक्सक्यूज को निकालना पड़ेगा, और अगर एक्सक्यूज देंगे तो सक्सेस से हाथ धोना पड़ेगा। निकिता ने हमें अपने सपोर्ट सिस्टम के बारे में बताया, जो कि एक बहुत गहरी बात है। उन्होंने कहा कि उनके साथ जो काम करते हैं, जैसे उनका ड्राइवर हुआ या उनके घर में काम करने वाले लोग या उनके दोस्त, सभी लोग बहुत खुशी खुशी उन्हें मदद करते थे, और उन्होंने कभी भी
ये नहीं कहा कि हमें आपको मदद करना एक बर्डन लगता है। दोस्तों, ये कैसे मुमकिन हुआ? क्योंकि निकिता अपने स्वभाव से उनके लिए एक प्लेजेंट एक्सपीरियंस क्रिएट करती थी। वो उन्हें समझती थी, उन्हें रेस्पेक्ट करती थी, उनका मान करती थी, और इसीलिए बाकी लोग भी खुशी खुशी हमेशा उनकी मदद करने के लिए तैयार रहते थे। दोस्तों, हमारे साथ भी कई बार ऐसा होता है, हमारे साथ काम करने वाले लोग, हमारे घर में काम करने वाले लोग, या सोसाइटी में हो या ऑफिस में काम करने वाले लोग, जब कभी भी छोड़कर जाते हैं तो हमें लगता है कि वो अपने कारणों की वजह से छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन हकीकत ये होती है कि वो हमें छोड़कर जा रहे होते हैं। हमें ये लगता है कि हम उन्हें सैलरी दे रहे हैं तो हम उन्हें कुछ भी कह सकते हैं, हम उनसे कुछ भी करवा सकते हैं, लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है। दोस्तों, आज हम जिस जीवन में जी रहे हैं, यहां इंटरडिपेंडेंसी एक बहुत बड़ी बात है। हम बहुत सारे लोगों पर डिपेंड करते हैं, तो हम उनके लिए भी एक इसी तरह से प्लेजेंट एक्सपीरियंस क्रिएट करें। हम उन्हें रिस्पेक्ट करें, वो हमारा रिस्पेक्ट करेंगे। हम उन्हें समझे, वो हमें समझेंगे, और इस तरह से को एग्जिस्ट करते हुए साथ मिलकर हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक हमने निकिता के बचपन के बारे में, उनके स्कूल एजुकेशन के बारे में, उनके यूनिवर्सिटी एजुकेशन के बारे में और उनकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जाना, लेकिन निकिता ने हमें और भी बहुत कुछ बताया है, और एक बहुत ही खूबसूरत पहलू जो कि उनके जीवन का है, उनके बारे में बताया है, जो है उनकी शादी और उनके हस्बैंड के बारे में। तो बने रहिएगा हमारे साथ, पार्ट 3 देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज का हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए। निकिता की आज की कहानी से आपने क्या इंस्पिरेशन ली, ये आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और ये वीडियो आपके दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही बिल्कुल मत भूलिएगा। तो हम फिर आपसे मिलेंगे बहुत जल्द पार्ट 3 लेकर के। तब तक के लिए प्लीज टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। नमस्कार।